तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आ जाइए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए रेट सेट। तो आ जाइए दोस्तों, बिना टाइम खर्च किए हुए सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन में पहला देखिए आप, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। तदनुसार यदि तीनों नल चालू कर दिए जाएं तो वह पूरा हौज कितने घंटों में भरेगा। तो सबसे पहले हमारी जो प्रक्रिया है स्टार्ट कहाँ से होती है, पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। यदि एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा पढ़ना होता है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। ओके, तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, ये तो आपको सबको आता ही होगा। तो देखो ए और बी दो नल हैं, भरने वाले हैं। ए कितने में 3 घंटे में भरता है और बी भरता है 5 घंटे में। और सी जो नल है वो खाली करने वाला है ना, सी जो नल है वो खाली करता है 2 घंटे में। तो इनका एलसीएम लेंगे। क्यों? क्योंकि हम मान लेंगे कि टंकी की एफिशिएंसी कितनी है, तो इनका एलसीएम आप सभी ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम मैंने ले लिया 30 लीटर, मैंने मान लिया 30 लीटर की टंकी है। तो ए क्या है, 3 घंटे में भरता है, 3 घंटे में भरता है 30 लीटर की टंकी को। तो इसकी इफिशियंसी यानी क्षमता कितनी होगी, 30 लीटर की टंकी को 3 घंटे में भरता है, यानी पर घंटे 10 लीटर भर रहा है। ओके, तो ए की इफिशियंसी 10 हो गई। ये 10 लीटर भरता है पर घंटे में, तभी तो 3 घंटे में 30 लीटर भरेगा। इसी प्रकार बी जो है 30 लीटर की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, यानी 6 लीटर पर आवर। 1 घंटे में 6 लीटर ये भरेगा, तो 6 लीटर 1 घंटे में, तो 5 घंटे में 30 लीटर। इसी प्रकार ये 2 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में ये 15 लीटर खाली कर रहा है। ये खाली करने वाला है, तो मैं इसको माइनस से प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि ये खाली करने वाला है, ये सिर्फ पहचान के लिए। ओके, तो अब हमारा पूछा गया है तीनों जो नल हैं उनको एक साथ खोल दिया जाए। तो तीनों नल ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। तो देखो टोटल इफिशियंसी हमारी टंकी की टोटल क्षमता कितनी है, 30 लीटर की है। ओके, 30 लीटर की हमने मान लिया टोटल टंकी की क्षमता है। तो इन तीनों को खोल दिया जाए तो देखो ए प्लस बी और प्लस सी तीनों को खोल दिया जाए तो इनकी टोटल क्षमता कितनी है। देखो ए 10 लीटर भरता है, बी जो है 6 लीटर भरता है, लेकिन सी जो है क्या करता है, 15 लीटर खाली कर देता है। ओके, तो टोटल कितना आ गया मेरा, देखो 10 और 6 16, 16 में से 15 गया तो 1, यानी 1 लीटर। तीनों मिलके 1 घंटे में 1 ही लीटर भर पाएंगे। तो 30 लीटर की टंकी को 1 लीटर से डिवाइड करेंगे तो 30 आवर्स ही आएगा। ओके, 30 घंटे में ये टंकी भर जाएगी। ओके, बहुत ही आसान था, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। ओके, तो 30 लीटर यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न आकृति पर विचार कीजिए, वह संख्या जो तीनों आकृतियों में से उन आकृतियों का योग जो केवल त्रिभुज में है को घटाने पर, जो तीनों आकृतियों में है में से उन संख्याओं को घटाना है जो केवल त्रिभुज में है। तो देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 4 है। देखो जो तीनों आकृतियों में है, देखो यहाँ लिखा है जो तीनों आकृतियों में, तो तीनों आकृतियों में 4 है, जो त्रिभुज में भी है और आयत में भी है, रेक्टेंगल में भी है और इसमें वर्ग में, सॉरी वृत्त में भी है। ओके, तो ये चारों में है, सॉरी तीनों में है 4, तो यानी 4 जो तीनों आकृति में है उनमें से क्या घटाना है, उन संख्याओं का योग जो केवल त्रिभुज में है। तो केवल त्रिभुज में कौन सा, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3, ये केवल त्रिभुज में है ना, तो ये इसमें सर्कल में है और ना ही ये रेक्टेंगल में। ओके, ना सर्कल में है ना रेक्टेंगल में, ये केवल ट्रायंगल में है। ओके, 3 और 5 8, तो इनको घटाना है जो इसमें है ट्रायंगल में ओनली। तो 5 + 3 5। ओके, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा मेरा, माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर है माइनस का 4। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है,
100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, देखो 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर विपरीत दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 36/5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो देखो मैं इसको एक फॉर्मूले से करता हूँ, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। तो आप देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल लेंथ, ओके, अपॉन टाइम। जो टाइम है वो सेकंड में होना चाहिए, ओके। मैंने क्या टोटल लेंथ और यहाँ पे 18/5 और यहाँ पे स्पीड वो भी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, ठीक है। बस ये फॉर्मूला मैं अधिकतर यूज करता हूँ। इससे क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन है अधिकतर बन जाते हैं इससे, ठीक है। और बाकी आप जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो ये और भी 18/5 कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, ये भी आप दोनों को मिला के भी रख सकते हो। देखो आपने एक देखा है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये भी तो आपने पढ़ा है। तो कहाँ इसकी जरूरत है कहाँ नहीं, ये आप खुद से देख सकते हो, क्योंकि आपने ये भी तो चैप्टर पढ़ रखा है। तो अभी फिलहाल में आप इस पे आ जाइए। टोटल लेंथ में क्या क्या आ सकता है ये बता देता हूँ। देखो इस फॉर्मूले के लिए टोटल लेंथ में क्या आएगा, आपको रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई, ओके, रेलगाड़ी की लंबाई। और यदि स्टेशन होगा तो स्टेशन की भी लंबाई आ जाएगी, इसी में ऐड हो जाएगी। यदि स्टेशन है तो स्टेशन की भी लंबाई ऐड करते हैं। तो देखो ऐसे मान के चलो 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और वो किसी स्टेशन को पार करेगी, तो यहाँ पे टोटल लेंथ में 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और मान के चलो 150 मीटर लंबा स्टेशन है, तो ये दोनों को जोड़ के 250 लिखना है मुझे यहाँ पे, ओके, ठीक है। इसी प्रकार यदि एक ब्रिज है तो ब्रिज की भी लंबाई, यानी जो सारी लंबाइयां दी हुई हैं वो उनको जोड़ के टोटल लेंथ में ऐड कर देना है, ठीक है, ओके। जिसको ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई और ट्रेन की खुद की लंबाई, दोनों चीजों को उसके ऊपर लिख देना है टोटल लेंथ। तो फिलहाल मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे टोटल लेंथ है यानी कुल लंबाई, इसको कुल लंबाई लिख लीजिए आप भले ही। टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी है, 100 मीटर लंबी है रेलगाड़ी है, वो एक व्यक्ति को पार कर रही है, यानी वो खुद की लंबाई को पार कर रही है और कोई लंबाई उसने पार नहीं की है, ओके। तो टोटल लेंथ मेरी 100 आ गई, ओके। अब टाइम कितना दे रखा है मुझे, 36/5 सेकंड, तो 36/5 सेकंड इंटू 18/5 बराबर स्पीड क्या है, देखो विपरीत, जब विपरीत दिशा में स्पीड, विपरीत दिशा में आमने सामने से आता है तो चालें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 5 किलोमीटर, तो पहले ट्रेन की स्पीड प्लस व्यक्ति की क्या है 5 किलोमीटर, आमने सामने से आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगा इसमें, आमने सामने से आ रहे हैं तो चालें जुड़ जाती हैं और एक ही दिशा में चलते हैं तो घट जाती है, ये आपको पता ही है, ओके। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे और ट्रेन की लंबाई हमें मिल जाएगी। तो देखो 18 दूनी 36 होता है, 2/5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ऊपर हो जाएगा 500 और नीचे 5 दूनी 10, तो इसको काटा तो 50 बच गया, मतलब क्या बचेगा इधर 50 और इधर क्या है t + 5, टी यानी ट्रेन की लंबाई प्लस 5, ये 5 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 50 में से चला जाएगा 5, तो बचेगा मेरे पास ट्रेन की जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान, देखो समझ में आ गया आपको, कुछ नहीं है। देखो टोटल लंबाई लिख ली 18/5, यहाँ पे जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे जो टाइम आएगा नीचे वो सेकंड में होना चाहिए बस, और कुछ नहीं देखना। यहाँ पे जो दूरी है वो मीटर में होना चाहिए, ठीक है, बस अधिकतर मीटर में ही होती है ट्रेन की लंबाई, किलोमीटर में नहीं होती अधिकतर क्वेश्चन में। एक हाथ में आ गया तो वो अपवाद है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप मीटर में लंबाई लिखना है आपको, तो यदि किलोमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि समीकरण के, इसमें देखो ये स्क्वायर है ऊपर है, ठीक है, तो समीकरण दे रखा है आपको के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k बराबर 0। इसमें पूछा है मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान क्या होगा, मूलों का योग
तो मूलों का योग क्या होता है भाई? मूलों का योग, आप इसको रट्टा मार के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मूलों का योग की बात करें तो माइनस वी अपॉन ए होता है, ठीक है। एक होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन वन, सॉरी सी अपॉन ए। तो इसमें एबीसी क्या है ये देख लेते हैं अभी। तो एबीसी समझिए आप, इसमें एबीसी क्या है, तो देखो ये के है, ये तो ए है, ए बराबर है के, ओके। और यहाँ पे जो टू है वो होता है बी, और यहाँ पे ये पीछे का जो है थ्री के, ये है सी मेरा थ्री के। क्यों है ये मैं बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, ये समीकरण है, ठीक है। ये समीकरण दे रखा है आपको। तो इसमें देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे एक हो जाएगी, ए बराबर 1, और बी की वैल्यू क्या होती है 4 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या है 5 हो जाएगी, है ना। तो ये उसी फॉर्मेट में है, ये इसी फॉर्मेट में, पीछे कुछ नहीं है, पीछे जो होता है यहाँ पे 3 के वो 5 है, ये मान के चलो। तो इसका मतलब क्या है, पीछे की तो पूरी वैल्यू होती है, यहाँ पे एक एक्स बच जाता है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाता है, यहाँ पे जितना भी लिखा रहेगा वो ए का मान है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया, बाकी इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है, इसमें लिखा है मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है। तो मूलों का योग क्या है, माइनस वी अपॉन ए बराबर सी अपॉन ए, यानी मूलों का गुणनफल ये है और योग ये है, ये दोनों बराबर है, मैंने बराबर कर दिया। अब देखो माइनस वी यानी माइनस का 2 हो जाएगा, वी का मान 2 है, अपॉन ए का मान के है, बराबर सी का मान क्या है 3 के, और ए का मान फिर से के, तो के से के कट जाएगा, -2, और ये 3 नीचे आ गया इसके बटे में, तो 3 हो जाएगा, यहाँ के आ जाएगा मेरा। तो के का मान आपको दिख ही गया, -2/3, ओके। ये आगे मेरा के का मान बहुत ही आसान था, -2/3, यानी चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये स्क्वायर है ऊपर, ओके। तो देखो 102 का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है, 10,404, यानी 10,404 प्राप्त होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो। अब ये दिए हुए हैं हमें, तो इनको हमें सॉल्व करके जोड़ना है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। अब देखो आपको पता है कि देखो इसी नंबर को ले लेता हूं मैं, 101 सॉरी 102 है, मैं इसका पहले यही ले लेते हैं हम सीधा, 104.04, ये रूट में है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा आप बताओ। इसका स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये दिया हुआ है पहले से, ये आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर किया तो ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे क्या है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाए, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट कब लगेगा, जब मैं 102 इंटू 102, 2 अंक के बाद पॉइंट कब लगेगा, जब एक एक अंक के बाद पॉइंट लगा होगा, तभी तो यहाँ एक और एक 2 हो जाएगा, तब यहाँ पॉइंट लगेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं। देखो यहाँ पे एक और एक 2 अंकों को जोड़ के तो पॉइंट लगेगा, तभी तो यहाँ पे यहाँ पॉइंट लगे, और इसका मैं स्क्वायर करूंगा 10.2 का स्क्वायर करूंगा तब मेरा ये आया होगा, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ पे 10.2 रहा होगा, इसका स्क्वायर करूंगा तब ये आएगा, ओके। इसी प्रकार ये है, अब ये 1.0404 ये स्क्वायर में है। अब बताओ मैं यहाँ पे 4 अंकों के बाद पॉइंट लगाए, तो सीधी सी बात है, यहाँ 4 अंक यानी कि दो दो अंक दोनों साइड रहे होंगे, यानी मैं 102 इंटू 102 करूंगा, तो यहाँ पॉइंट यहाँ लगा है, यहाँ पॉइंट लगा है, तो अभी तो 2 अंक है, ये 2 अंक है, तभी तो 4 अंकों के बाद पॉइंट है, यानी ये आगे मेरा 1.02 का स्क्वायर है ये। आगे समझ में आगे कि नहीं आ गया, ये 1.0404 1.2
1.02 का स्क्वायर है। अब इसी प्रकार यहाँ 6 है, 6 अंक है यानी आधा कर दो आप, तो 6 अंक है तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा है, तो यानी आप तो आधा कर देना है, तो यानी 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा है, तो ये यही लगा है इधर। ठीक है, देखो 2 अंक है यहाँ पे, तो यानी 1 अंक के बाद पॉइंट लगा, आधा कर दिया। यहाँ 4 अंक है तो यानी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा, यहाँ 6 अंक है तो यानी 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा है, तो बस यहाँ पे कितने 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ ये हो जाएगा। ओके, बस इनको जोड़ना है, तो 2 का 2, यहाँ पे भी 2, 2 1 3, तो यहाँ 1, तो यहाँ भी 1, बस आ गया। बहुत ही आसान है, आ गया वो समय बहुत ही आसान था। ओके, तो बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए इसमें है सेवानिवृत्त, एक सेवानिवृत्त पर एक आदमी की पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर, यानी 3 वर्षों में जो औसत वेतन मिला है प्रति माह का, उसके आधे के बराबर उसको सेवानिवृत्ति पर महीने मिलती है। ठीक है, उसका वेतन एक एक त्रासी को, ये त्रासी क्या है, सन है, एक एक त्रासी, कंफ्यूज मत हुई, ये 1983 मान लो, एक एक 1983 से 380 प्रतिमाह है, और वो 1/10 तक है ना, इतनी मिलती है, और 1/10 से 1/1084 तक, तथा 1/1084 से 1/1085 तक प्रति साल 40 रुपए बढ़ जाती है। ठीक है, आपको मैं समझा दिया, 40 रुपए बढ़ जाएगी प्रति माह, सॉरी प्रति ईयर बढ़ जाएगी, एक ईयर में बढ़ जाती है। देखो इसमें लिखा है, देखो 83 से 84 तक, 85 84, देखो ये 40 की वृद्धि के साथ होती है, मतलब प्रति साल 40 की वृद्धि होती है। यदि वह एक एक 86 को सेवानिवृत्त हुआ तो उसे कितनी पेंशन मिलती है, बस। तो अभी आपको जितना समझ में आ गया उतना ठीक है, बाकी अभी हम करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो एक एक 83 से एक एक 83 में उसको 380 मिलते थे। ठीक है, अब एक 10 83 तक उसको इतना ही मिला, 1/10 83 तक इतना ही मिला, पर यहां से बढ़ जाता है उसको एक 1/10 84 के लिए फिर 40 रुपए बड़े होंगे, यहाँ पे 40 रुपए बड़े हुए होंगे, तो 380 में यानी 420 मिले होंगे। अब यहाँ से 1/10 85 तक उसको कितने मिले होंगे, यहाँ पे 40 रुपए बढ़ गए होंगे, है ना। तो अब इसमें 40 बढ़ाए तो 460 मिले होंगे, कब, उसको 84 से 85 तक, और यहाँ से 86 तक उसको कितना मिला, वैसे एक एक 86 तक। तो देखो एक, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, देखो अपन ने पूरा 86 नहीं लेना, सिर्फ एक, देखो एक एक 86 को सेवानिवृत्त हुआ, यानी 1 जनवरी को वो सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसको भी तो 40 रुपए बड़े होंगे, तो यहाँ पे 460 मिलते थे, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, पूरे 500 रुपए मिलेंगे। ओके, आगे समय में देखो, पहले उसको एक एक 83 से 380 मिलते थे, तो 1/10 83 तक, फिर यहाँ पे 40 रुपए की वृद्धि हुई 1/84 तक, फिर 1/10 85 तक उसको फिर 40 की वृद्धि हुई, फिर एक यहाँ से फिर 40 की वृद्धि हुई, प्रति माह है, ये प्रति माह आ गई है। तो अभी देखो यहाँ पे कितनी थी स्टार्टिंग में, 380 थी। अब देखो एक बार फिर से समझ लो, यहाँ से एक एक 1983 से 1/10 1983 तक कितने महीने हुए होंगे, 9 महीने। देखो जनवरी 1 तारीख से अक्टूबर 1 तारीख तक के 9 महीने, तो यानी मैं मान लेता हूं कि 380 इंटू 9 महीने, तो ये मिला उसको 380 इंटू 9 महीने के लिए मिला, पहला। अब दूसरा देखो 1/10 यानी 1 अक्टूबर 1983 से 1 अक्टूबर 1984 तक पूरा एक साल, 420 मिला प्रति माह, यानी 12 महीने 420 मिला। फिर ऐसे ही 84 से 85 तक पूरा एक साल, 460 मिला उसको, एक साल 460 मिला। ठीक है, तो 12 महीने। अब यहां से यहां तक देखो, ये एक क्या है, 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर से 1 जनवरी के लिए कितने महीने होते हैं, 3 महीने, यानी उसको 500 रुपए मिले 3 महीने तक। कैसे, देखो अक्टूबर पूरा,
नवंबर और दिसंबर। जनवरी को तो एक जनवरी होगी, रिटायर हो गया हो, ठीक है। तो पूरे 3 महीने जो हो गए, अब इनको हम ऐड कर लेंगे और ये जो पूरे महीने हैं उनसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो जो हमारा एवरेज सैलरी निकल जाएगी, ठीक है। तो एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं, ओके। तो देखो इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0, 9 72 और 9 27 और 34, ठीक है। 0, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 48 और 2 50, ठीक है। 0, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 और 6 54। इसी प्रकार 500 को 1500। अब देखो इसको सबको ऐड करेंगे, 6 4 4 8 8 5 13, फिर ये आगे 1 5 5 10, ये आगे हमारा 14,360 रुपए, ओके। 14,360 आ गया। अब टोटल महीने कितने हो गए थे, देखो 9 और 12 12 24 और 24 और 9 33 और 3 36 महीने, यानी टोटल उसको 36 महीने हो गए थे, ओके। तो अब बस कुछ नहीं करना, हमें इसको काट देना है तो हमारा निकल जाएगा एवरेज, ठीक है। तो एवरेज निकल जाएगा। अब ये एवरेज निकल गया। अब इसके बाद क्या करता है, देखो ये हमारी निकल जाएगी सैलरी। हमें सैलरी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पेंशन। पेंशन सैलरी की आती है, तो ये सैलरी निकल गई, 36 महीनों की एवरेज सैलरी निकल जाएगी। तो हम इसका आधा और कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, हमारा पेंशन भी निकल जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप बाद में आधा कर देना, पहले सैलरी निकालो बाद में पेंशन निकाल लेना, चाहो तो आप यहीं से आधा कर दो, तो डायरेक्ट हमारी पेंशन निकल जाएगी, ठीक है। तो हम काटा पीटी कर देते हैं, तो हम 9 से काटते हैं, 9 चौके 36 होता है, 9 से इसको काट दो, तो देखो 9 1 9, 5 बचेगा, 53 हो जाएगा। और फिर 9 पंजे 45, और ये 53 हो गया था, तो 8 बच गया, और ये हो जाएगा ना, कोई मिस्टेक है क्या, कोई मिस्टेक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 से कटना चाहिए लेकिन कटा नहीं है, तो कुछ तो मिस्टेक होगी। देखो 0 0 6 4 4 8 8 5 13, फिर आगे 1 4 और यहाँ पे 5 5 10 14 15 15। तो यहाँ पे तो पहली बार ये गलती है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, हो सकती है कैलकुलेशन में मिस्टेक, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, देखो तो 0 9 72 9 27 27 और 7 34 होता है, ठीक है। 0 और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, 2 50 सही है। 0 और 12 छंके 12 छंके 72 होता है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट बस। 0 1 0 आ गया, और यहाँ आ गया 12 छंके 72 का 2 और 12 चौके 48 और 48 और 7 55 हो जाएगा ना, 55 है ना। 0 12 छंके 72 का 2 कैरियर के साथ और 12 चौके 48 और 7 55, ठीक है, अब सही है। तो देखो 0 0 और 2 8 हो जाएगा, टोटल 4 और 5 14 हो गया टोटल, 14 और 5 5 10 10 15 15 480 हो जाएगा, ओके। 15 480, इसको हम डिवाइड करेंगे, टोटल कितने महीने हो गए, तो 36 महीने। और इसको मैं 1/2 करूंगा तो ये हमारी पेंशन निकल जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो बस इससे देखो 9 से काटेंगे हम, 9 से काटने का नियम आपको पता है, अंकों का सम, 9 से कट गया तो पूरा नंबर 9 से कट जाएगा, है ना। तो अंकों का सम 9 से कट गया, इससे हमें पता चल जाएगा
तो देखो फिलहाल में हम इसको 9 से काटते हैं, तो काटिए 9 से। तो देखो 9 से काटा, 9 एक 9 बच गया 6, तो 63 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, फिर बचेगा एक, 9 दूनी 18 और एक 0। 9 से काटा 4 और यहाँ 4 इंटू 2 बच गया, तो मैं इसको 8 लिख लेता हूँ, 8 से इसको काटता हूँ सीधा, तो 8 दूनी 16, एक बच गया, 8 एक 8, फिर बच गया कितना 4 और 8 पंजे 40 है 215। 215 मेरी क्या आ गई, पेंशन आ गई। ठीक है, 215 हुई पेंशन, तो यानी इसका सही आंसर हो गया 215। एक बार फिर से समझ लिए, देखो कुछ नहीं था, 3 वर्षों के दौरान थोड़ा लेंथी क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ गई है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या में से प्रत्येक में 100% की वृद्धि की जाए तो शंकु के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। एक लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु इसमें है कि नहीं है देखता हूं, इसमें 3D है नहीं क्या, इसमें है ही नहीं शायद शंकु, इसमें भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो फिलहाल में शंकु देखने वाले हैं। एक शंकु है, वो क्या कहा गया है इसमें, देखो इसकी त्रिज्या है, उसमें भी 100% की 100% की वृद्धि यानी दोगुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, आप तो सीधा क्वेश्चन से आ जाते हैं। तो यहाँ शंकु के आयतन में कितनी वृद्धि होगी, आयतन के बारे में बात की, शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या में वृद्धि कर दी गई है 100% यानी दोनों को दोगुना। 100% वृद्धि यानी एक 100 से 100% वृद्धि करेंगे तो 200 हो जाएगा, 100% की वृद्धि यानी दोगुना कर दिया है, 1 से 2 कर दिया गया है। बस इतना आपको समझ में आ गया, दोगुना हो जाता है 100% वृद्धि में। ठीक है, फिलहाल में देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। ठीक है, ये होता है शंकु का वॉल्यूम। ठीक है, आयतन। तो मैं यहाँ पे R1 और H1 ले लेता हूँ। R1 H1 क्यों ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें पहले तो इतना था, अब ये क्या है, दो गुना कर दिया गया है। तो एक R1 H1 हो गया और एक R2 H2 हो गया, है ना। तो ये एक था पहले और ये भी एक था, अब दो गुना कर दिया, तो ये दोनों को दो गुना कर दिया, तो R2 दो गया और H2 भी दो गया। ठीक है, रेशियो में है, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। तो 1/3 पाई और R2 और H2। ठीक है, बस अब देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, हमारा जो कॉमन है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो मैंने हटा दिया, यहाँ पे बच गया R1 स्क्वायर H1 और यहाँ आ गया R2 स्क्वायर H2। बस यहाँ पे, तो इससे आपको ये बात समझ लो कि देखो जब वृद्धि होती है या कमी होती है तो ये फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर करेंगे और h का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, h यानी हमारी जो हाइट है उसकी, तो देखो ये मेरा r यहाँ पे 1 था पहले, तो 1 का स्क्वायर कर दिया और h 1 था। ठीक है, ये डबल हो गया, एक का दो हो गया, दो का स्क्वायर किया और h क्या है, ये भी डबल हो गया h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ पे एक आएगा, तो यहाँ पे दो का स्क्वायर दो, दूनी 4 हो जाएगा और गुणा फिर 2 यानी ये 8 हो गया, ये एक से कितना हो गया मेरा 8 हो गया। अब टोटल वृद्धि कितने की होगी हमारे पास ये देखना है, तो 1 से 8 पहुंच गए यानी 7 की वृद्धि होगी, किस पे, एक पे, पहले एक था अब 8 पहुंचे यानी 7 की वृद्धि होगी। टोटल शंकु की आयतन में कितनी वृद्धि हो गई, 7 की वृद्धि हो गई, टोटल 8 हो गया, पहले एक था अब 8 हो गया यानी 7 की वृद्धि हो गई। इंटू 100 करना है, बस कुछ नहीं है, तो ये मेरा निकल जाएगा 700%। ओके, कितनी वृद्धि होगी, 700% की वृद्धि होगी, बस कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कोई भी त्रिभुज है, तो आपको एक बात तो ये समझ में आ जाएगा
3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है। तो आप कुछ भी ले लो, ठीक है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लो आप राइट एंगल ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया मैंने। अब इसमें क्या है, एक भुजा 3 की है, एक 4 की है और एक 5 की है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि 3, 4, 5 उसी में होता है। अब क्या कहा गया है, इसके मिड पॉइंट इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो मैं इसके मिड पॉइंट को मिलाना चाहता हूं अभी, तो मैं मिड पॉइंट मिला देता हूं। तो मिड पॉइंट मिला दी मैंने, मिला दी वही मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट मिला दिए। अब क्या कहा गया है, मिड पॉइंट को मिलाने पर जो ये बीच में है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जो बीच में बना हुआ है त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पूछा गया। बहुत ही आसान है। अब देखो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, राइट एंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब देखो 1/2 आधार 4 है, चाहे तो आप 4 इधर ले लो 3 इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कर्ण तो यही रहेगा मेरा, है ना, इंटू 3, ठीक है, 2 से इसको काटो तो मेरा आ गया 6, क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो इस पूरे का यहां से लेके यहां तक का 6 है, 6 वर्ग सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर के पूरे ट्रायंगल का। तो जब ये कंडीशन बन जाए कि इनका क्या है, मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, तो ये जो त्रिभुज हैं 1, 2, 3 और 4, तो 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4, क्या समझे, इन चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है, चारों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यदि मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए त्रिभुज में, तो उनके जो त्रिभुज बनते हैं उनका चारों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो अब चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा तो एक पूरे का कितना 6 है, तो फिर इसमें भाग दे देंगे 4 से, तभी तो एक हिस्सा निकलेगा, चारों को 6 है तो एक का कितना होगा, 4 से डिवाइड किया 6, 3/2 बच जाएगा, है ना, 3/2, ठीक है, तो यही मेरा आ जाएगा वर्ग सेमी, ओके, 3/2 वर्ग सेमी मेरा आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, देखो कहाँ गया, tan θ1 प्लस θ2 √3 है, तो sec θ1 माइनस θ2 बराबर 2√3 है, तो sin 2θ1 tan 3θ2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप बता दो tan θ1 प्लस θ2 बराबर क्या है, √3 है, तो आप बताओ यहाँ पे θ1 प्लस θ2 क्या होगा। देखो tan में √3 मान कब होता है, tan का √3 मान कब होता है, जब थीटा का मान कितना हो जाए 60 डिग्री, तो यानी मैंने मान लिया इन दोनों ये किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब इसी प्रकार सेक सेक की बात की जाए तो इसमें θ1 माइनस θ2 बराबर 2/√3, तो अब इससे हम θ-1 और θ1 माइनस θ2 ये किसके बराबर है, तो देखो सेक में 2/√3 कब आता है, जब सेक थीटा कितना हो 30 डिग्री हो, तो यानी ये 30 डिग्री के बराबर है बस। अब यहां से हम निकाल लेंगे θ1 और θ2, तो ये कट जाएगा, मेरे पास हो जाए 2θ1 बराबर 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, θ1 की वैल्यू आ गई 45 और θ1 की 45 मैंने इसमें रख दी, तो 45 उधर जाएगा घट जाएगा, तो θ2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक है। तो ये तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब पूछा गया है साइन 2θ1 प्लस tan 3θ2 का मान क्या होगा, बस तो ये निकालना हमें, ठीक है। तो साइन
पहले अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये निकालना मुझे साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू 45 था, तो 2 थीटा यहीं 2 गुना कर दिया मैंने, तो साइन 90 डिग्री आ गया। ठीक है, मैंने यहीं 2 गुना कर दिया। tan 3 थीटा 2, यानी इसका 3 गुना करना है, तो tan 3 थीटा 2 यानी इसका 3 गुना कर देना है। तो देखो इसका 3 गुना कर दूंगा मैं tan के लिए, तो ये 45 हो जाएगा, 45 डिग्री। तो अब देखो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो टोटल मिला के 2 हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा 2। बस ये क्वेश्चन है, आसान है बस। अब देखो मान याद होगा, ये tan 60 डिग्री का मान है, और ये sec 30 डिग्री का मान है। बस ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 60 डिग्री, और थीटा माइनस थीटा 2 30 डिग्री, और यहाँ से आपको थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है, जो आएगा आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कुछ बढ़इयों ने एक कार्य 9 दिनों में कर देने का वचन दिया। कुछ बड़े कारपेंटर, इन्होंने क्या है, कुछ काम क्या है 9 दिनों में काम करने का वचन दे दिया, परंतु उसमें से 5 अनुपस्थित थे और 6 आदमियों ने काम 12 दिन में किया। यानी कुछ बड़े थे, उन्होंने क्या किया, कोई काम 9 दिन में करने का ठेका ले लिया। अब उसमें क्या हुआ कि पहले पूरे सदस्य थे, इसलिए ठेका ले लिया उन्होंने 9 दिन में करने का, लेकिन उसमें से क्या 5 चले गए काम छोड़कर। तो अब जो बचे थे, हमें ये नहीं पता कि पहले संख्या कितनी थी, लेकिन जो बचे थे उन्होंने अब काम 12 दिन में कर दिया। पहले 9 दिन में करना था, 12 दिन में कर दिया। ठीक है, तो पूछा बढ़इयों की मूल संख्या, यानी बढ़इयों की पहले संख्या कितनी थी जब उन्होंने ठेका लिया। बहुत ही आसान था, बस कुछ नहीं है। तो देखो मैंने मान लिया कि x बढ़ई थे पहले, तो इन्होंने 9 दिन में काम करने का ठेका ले लिया। ठीक है, बहुत ही आसान। अब 5 अनुपस्थित रहे, यानी मुझे नहीं पता पहले कितने थे, तो x से पहले इसमें से 5 कम हो गए। अब जो बचे हैं ना, उन्होंने 12 दिन में काम पूरा कर दिया। ठीक है, 12 दिन में काम पूरा कर दिया, तो बस यही आपको सॉल्व कर दो। यहाँ 9x हो गया, और यहाँ पे 12x, इसका मल्टीप्लाई कर लो इससे, और 60 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 9 इधर का आएगा, तो घट जाएगा 12 में से, तो 3x, और इससे मैं इसको काट दूंगा, तो 20 बराबर x। यानी प्रारंभ में जो x क्या था, मेल यानी बढ़इयों की संख्या, सदस्यों की संख्या, तो टोटल 20 सदस्य थे पहले, यानी 20 लोग थे। अब कितने रह गए थे, 5 चले गए, 15, 15 ने 12 दिन में कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से निम्न में हो जाएगी। यानी कितने समय में हो जाएगी, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई, दोगुनी हो जाती है। बस, तो इसका एक फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नहीं है, एक ज्ञान की बात है, बस समझ लो। देखो आपको समझना, चक्रवृद्धि ब्याज फिलहाल में 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, ये पूछा है बस। कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष में दोगुनी, कितने वर्ष में 8 गुनी। तो बस इसमें क्या करना होता है आपको, ये देखो ये 8 कब आएगा, 2 का, ये 2 है ना, ये 2, इसका कितना क्यू, वो इस पे कितना पावर लगाएं जिससे 8 आ जाए। तो मुझे पता है कि मैं 2 पे पावर 3 लगा दूं, 2 पावर 3 लगा दूंगा तो 8 आ जाएगा मेरा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे हाँ आ जाएगा। तो मैंने 2 पे पावर 3 लगाया, तो यहाँ पे जितनी पावर होती है उसका मल्टीप्लाई इधर इससे कर दो, तो 4 इंटू 3 कर दूंगा मैं, यानी 12 साल में से 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 12 ईयर्स में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। यहाँ पे क्या है, देखो 4 साल में 2 गुना हो रहा है, तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, तो ये इस पे मैं कितनी पावर कर रहा हूँ, 2 पे पावर में 3 कर दूंगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी पावर होती है उसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका आप समझ लो, 1 से 2 4 साल में हो रहा है। ठीक है,
तो फिर अगले 4 साल में इसका फिर डबल हो जाएगा, यानी ये 4 हो गया। ठीक है, फिर अगले 4 साल में फिर इसका डबल हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो आप। देखो नहीं समझ में आया? 4 साल में डबल हो रहा है, तो 1 से 2 करने में 4 साल में हो गया, फिर 2 से 4 हो गया, फिर 4 साल में डबल हो गया ना, 4 साल में फिर डबल हो गया, फिर 4 साल में फिर डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 से 8, अब देखो 4, 8 और 12, ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं थी। ये बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं है, बेसिक है एकदम। कोई धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यानी साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। तो एस आई मूलधन का, यानी मूलधन पी है, इसका 16/25 है। ठीक है, तो एस आई और पी नीचे ले गया मैं, यानी मूलधन 16/25, आगे समझ में? यानी 16 एस आई है साधारण ब्याज है, 25 मेरा मूलधन है। ठीक है, बस। तो यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करें तो संख्या बराबर है, दर और समय बराबर है, यानी मेरा आर बराबर है टी, आर बराबर टी है। ठीक है, तो देखो बस कुछ नहीं है, आपको पता है पी आर टी अपॉन 100 बराबर ऐसा ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो पी कितना है मेरे पास? 25 है। ठीक है, आर निकालना है मुझे, और देखो टी की वैल्यू भी आर के बराबर है, तो मैं यहाँ पे फिर से आर लगा देता हूँ। ठीक है, चाहे तो आप दोनों जगह टी टी रख लो या आर आर रख लो। ठीक है, अपॉन 100 कर दो, और मेरा जो ब्याज है वो 16 है। ठीक है, 25 चौके 100 हो गया, 4 बार कट गया, 16 चौके 64, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ आ गया 64। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर हटाया तो ये आ जाएगा 64, और आर बराबर आ गया 8, यानी आर मेरा है 8%। तो देखो कहा गया है, यदि देखो यहाँ पे क्या है, अंकों में प्रदर्शित करें तो दर और जो टाइम है वो बराबर है, तो मेरा आर बराबर 8 है, तो टी बराबर भी 8 ही होगा, यानी टाइम भी मेरा 8 वर्ष ही हुआ, 8% और 8 ईयर्स। ठीक है, पूछा गया दर क्या है, तो दर 8% ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यदि 5 संख्याएं हैं x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 का माध्य पंद है, तो देखो x+1, x+2, x+3 और x+4 और x+5, संख्या कितनी? 5 है और लगातार है। 5 लगातार हैं, तो लगातार संख्याएं आपको पता है कि देखो एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर से, दो इधर से छोड़ दिया, दो इधर से, तो जो बीच वाली संख्या होती है हमेशा वो होती है मेरा औसत। तो बीच वाली संख्या है x+3, तो ये किसके बराबर है? माध्य। देखो माध्य क्या है? बीच वाला एवरेज होता है, वही माध्य होता है, तो इसका एवरेज मेरा x+3 है। ठीक है, तो x+3 एवरेज है जो 15 के बराबर है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 15, तो x की वैल्यू क्या है? ये 3 इधर जाएगा तो 12 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, 12 बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 12 बच गया मेरे पास। अब कहा गया है तो प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा? देखो संख्याएं बीच वाला जो होता है वही क्या होता है? मेरा एवरेज होता है। ठीक है, बीच वाला एवरेज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब प्रथम 3 संख्याओं की बात की है, इन तीनों की, तो इन तीनों में बीच वाला क्या है? ये है x+2, x+2 ही तो है मेरा एवरेज। इन दोनों की बात की जाए तो x+2 है, तो x की वैल्यू 12 है, तो x+2 की कितनी होगी? 14 हो जाएगी। बहुत ही आसान है, बस ये हो गया, काम खत्म। ठीक है, बीच वाली संख्या है, जब संख्या लगातार है तो बीच वाली संख्या ही हमेशा एवरेज होती है। देखो संख्या x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, तो इनमें बीच वाली क्या थी? जब 5 संख्या थी तो x+3 बीच में थी, लेकिन जब संख्या 3 रह गई तो x+2 मेरा बीच में आ गया। ठीक है, तो इसका एवरेज 14 हो जाएगा, इसका एवरेज 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दंडारेख में एक कंपनी 2000 से 2005 तक की बिक्री का विश्लेषण करती है। आरेख का अध्ययन करें और उत्तर दें। 2004 में बिक्री, 2002 में बिक्री का कितना प्रतिशत है? तो देखो 2004 में बिक्री कितना है मेरा? 2004 में बात करें तो ये है 2004, जो कि किसके सामने है? 440 के। इसके 2004 की बात करें तो ये 440 की बिक्री है, और 2002 में
2 या 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है कितना 400, ये 400 के बराबर है ना। तो 2 या 2 में 400 पूछा है। 2 या 4 में बिक्री 2 या 2 का, किसका 2 या 2 का, 2 या 2 के सापेक्ष में पूछा। 2 या 2 में बिक्री का कितना प्रतिशत है, 2 या 2 में कितना है 400 है। और देखो 2 या 2 का पूछा तो 2 या 2 में का है, का मतलब नीचे, जो का है वो नीचे आएगा। 2 या 2 का पूछा तो 2 या 2 का नीचे आएगा डाटा 400। अब किसका 2 या 4 का, किसके बारे में कहा गया है, तो 440 है 2004 का। ये कितना परसेंट है ये पूछा है। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट लो, इस चीज को काटोगे तो 110%। ठीक है, मेरा आंसर आ गया 110%। ठीक है, तो 110% सही है मेरा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 20% अंक प्राप्त करता है वो और 30 अंकों से फेल भी हो जाता है। ठीक है, और दूसरा अन्य ये 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी यहाँ पे जो भी पास की वैल्यू है 30 अंक और जोड़ देता है ये 20% में, तो पास हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी जो 32% अंक लाता है और पास होने वाले से 42 अधिक है, यानी ये 32% अंक लाता है। ठीक है, ये 32% अंक लाता है और पास होने वाले से कितने अधिक है, 42 अधिक है इसके। ठीक है, 42 अधिक है। वैसे तो 32% में कोई पास होता नहीं है, पर जहां भी ये हो रहा है बहुत अच्छी बात है। तो देखो 30 अंकों से ये क्या है, फेल हो गया था, और ये 42 पास होने वाले से अधिक है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है कितने परसेंट की, 20% से 32 यानी 12% की डिस्टेंस है। और यहां से यहां तक के नंबरों की डिस्टेंस क्या है, 30 और 42 72। इससे मैं इसको काट दूंगा तो 1% बराबर आ जाएगा 12×72 होता है 6। तो पूछा है तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप 100% निकाल लो, पहले 20% निकाल लो, फिर इसमें 30 जोड़ दो। दूसरा तरीका है 32% निकाल लो, फिर इसमें से 42 माइनस कर दो तो भी निकल जाएगा। फिर तीसरा तरीका ये है कि मुझे परसेंट निकालना है, तो आप बताओ ये 30 अंक है तो मैं इसको 30 बना दूं 5 का गुणा करके। अब कह दो कि बना दो, तो इधर 5 का गुणा किया तो इधर भी 5 का गुणा ही होगा, तो यानी 5% बराबर मेरा 30 हो गया। 5% बराबर 30 हो गया, यानी इसमें मैं 5% जोड़ दूंगा तो पास हो जाऊंगा, यानी 30 अंक जोड़ रहा हूं मैं, ये 5% नहीं है, ये 30 अंक है 5%, यानी टोटल 25%। 25% अंक पे पास हो जाता है। ये 30 जो है 5% है, यानी 20% ये और 5% और, यानी जो 30 है वो 5% के बराबर है। तो 25% लाने पे पास हो सकता है व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे ओके, समझ में आ गया। एक तरीका क्या था कि देखो आप 32 बना दो, 1% बराबर कितना है मेरा 6 है, तो 32 इसमें मल्टीप्लाई करके आएगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो 32% बनाना है तो 32 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 32 का ही इधर कर दो। ठीक है, फिर इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें 42 घटाने पड़ेंगे। या आप सीधा ऐसा कर सकते हो, कैसा कर सकते हो, 1% बराबर क्या है मेरे पास 6 है, तो 42 इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 7 का मल्टीप्लाई कर दो। 7% बराबर में 42 आ गया, तो 42 घटाना है, यानी 32 में से 42, 32% में से मुझे 42 घटाना है, तो 32% में से 42 नहीं घटेगा, तो परसेंट बना दिया हमने 7, तो 7% तो घट जाएगा ना, इसमें 7% घटा दो, फिर भी मेरा 25% ही आएगा, तो ये 25 यही है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो आपको समझ में आता ही है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना कि पहली बार पढ़ रहे हो, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो देखो पहला, एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के 2 गुने के बराबर आता है और शेषफल 30 आता है, तदनुसार संख्या बताएं। तो देखो आप तो सीधा जोड़ लो इनको, 545 प्लस 445 को जोड़ा तो पूरा 1000 हो गया मेरा। ठीक है, अब क्या कहा गया है, इनके योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के 2 गुने के बराबर आता है। यानी कोई संख्या है x, मैं इससे विभाजित करता हूं तो क्या है, करने पर भागफल
उनके अंतर के 2 गुने के बराबर आता है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 545 में से इसको घटाऊंगा तो 110 आएगा, यानी इनके अंतर का 2 गुना है भागफल। भागफल इसके अंतर का 2 गुना है, तो भागफल जो है इसके अंतर का 2 गुना कर दो और अंतर क्या है 110 है। ठीक है, ये बराबर हो गया। ठीक है, और शेषफल 30 आता है, शेषफल को हम बाद में जोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है, शेषफल 30 आएगा उसको हम बाद में जोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम x निकाल लेते हैं, वो संख्या क्या होगी x प्लस 30 होगी, जो संख्या फाइनल होगी वो x प्लस 30 होगी। ठीक है, तो अभी हम इससे इसको काटापीटी कर लेते हैं, जो भी है x बराबर क्या आएगा मेरा, ये आएगा मेरा 220 और ये 1000 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो x बराबर आ गया मेरा कितना, ये आ गया मेरा 2,20,000। अब देखो ये मेरा x आ गया है और शेष 30 आता है, तो जो 30 शेष बच रहा है उसको और जोड़ दो। ठीक है, तो 22,00,30, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्लियर है। देखो एक बार फिर समझ लो, एक संख्या को हम इन दोनों से भाग देते हैं तो जो भागफल है वो इसका डबल है, किसका, इन दोनों के अंतर का डबल है। ठीक है, और शेषफल 30 आता है, शेषफल 30 आता है, हमने अभी शेषफल लिया ही नहीं है यहाँ पे हमने शेषफल लिया नहीं है, शेषफल हमने बचा के रखा था कि हमने वो संख्या x प्लस 30 मान ली। x वो संख्या जो 1000 से डिवाइड हो रही है, x कौन सी संख्या है जो 1000 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, कितने बार 220 बार डिवाइड हो रही है 1000 से, वो मान लिया था हमने। ठीक है, x वो संख्या है जो 1000 से 220 बार डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये भागफल था हमारा 220 हमने मान लिया। ठीक है, तो अब हमारा जो x है वो निकाल लिया हमने, है ना 2,20,000, और शेषफल हमारा 30 बचना था, तो 30 और जोड़ दो, जो आ गया वो ये है। ठीक है, आगे देख लो, ये 4/5, 7/8 और 6/7 और 5/1। तो इसको मैं एक चीज और बताऊं, 4/5, 7/8 और 6/7 और 5/6, दो तरीके बताऊंगा। पहले देखो, इसमें पहला नियम है, इनका अंतर देखो, एक यहाँ भी एक का है, यहाँ भी एक का है, यहाँ भी एक का है। जब अंतर बराबर हो, जब अंतर बराबर हो तो क्या होता है, जो बड़ी संख्या है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी, ऊपर जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। जब अंतर क्या हो, बराबर हो। जब अंतर बराबर ना हो तब की बात अलग है। ठीक है, तो जब अंतर बराबर हो, तो जब अंतर बराबर है, यहाँ पर अंतर एक एक का सब में, तो जो छोटा है वो छोटा है, आरोही क्रम में लगाना यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा यहाँ पे 4 है, तो 4/5, फिर 5/6, फिर इससे बड़ा 6/7, इससे बड़ा 7/8। तो ये मेरा आंसर है 4 5 6 7, 4 5 6 7, यानी सी ऑप्शन सही हो गया तीसरा। ठीक है, यदि बराबर ना हो तब क्या करेंगे, तो ये 4/5 है, 7/8 है, 6/7 है और 5/6 है। देखो बड़ा, इसमें आप दो दो जीरो बढ़ा लो सब में, जब आपको अंतर बराबर ना दिया हो तब क्या करना है, 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 40 और एक जीरो बच गया। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, ये पॉइंट पहले लगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट पहले लगा, 8 × 8 = 64, बच गया कितना मेरे पास 6 बच गया, तो 8 × 7 = 56 और 5 × 40। ठीक है, तो इसके बाद ये, तो अब देखो 7 × 8 = 56, 4 बच गया, 7 × 5 = 35, फिर कितना बचेगा मेरा 5 और 7 × 7 = 49। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा ले लेंगे ये वाला, तो 5 × 6 = 48, बच गया 2, तो 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, यहाँ तो यही आएगा 883। ठीक है, 33। अब सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, 4/5 वाला ही है ना, देखो 80 है, तो यानी 4/5 है। अब देखो इससे बड़ा कौन सा 80 से, ये है 8, यानी 5/6 है। देखो अब इससे बड़ा कौन सा है, ये है 6/7 ही है।
और इससे बड़ा ये है सबसे बड़ा, यानी 7/8। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कब? जब डिफरेंस बराबर नहीं हो तब आपको ऐसे करना है, डिफरेंस बराबर हो तो यही तरीका है, सबसे आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32 और 36 और 54 में प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। दो तीन तरीके हैं इसके, एक तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, तो देखो इसमें 36 दे रखा है, तो आप देख लो 9 से जो कटेगा 36, या डिजिटल सम लगा सकते हैं हम, 9 से जो कटेगा वही कटेगा, ठीक है। और बाकी आप चेक कर सकते हैं। क्या है? वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनसे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो या तो हम फिर क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं, 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम ले लेते हैं। जो कुछ नहीं जानते उनके लिए ये है बेसिक। तो देखो इसमें क्या है, इसका एलसीएम ले, पहले दो सबसे छोटे से काटो अब, तो 12, 16, 18 और 54 को 27, फिर दो से काटो अब, 6, 8, 9, 27, फिर दो से काटो, दो से काटो तो 3, 4, 9, 27, अब 3 से काटो, 3 से काटा 1, 4, 3 और 9, फिर 3 से काटो, 1, 4, 1 और 3, तो 4 दिया 12 और 12 दिया 36 और 36 दिया कितना होता है 108। अब 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, 432 दूनी 864, कितना हो गया 864 हो गया, कितना हो गया मेरा 864, ठीक है। ये हो गया मेरा 864, ओके। अब ये तो वो संख्या है जो 24, 32, 36 और 54 से कट जाएगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, जिसमें 5 जोड़े, देखो यहाँ पे लिखा था जिसमें 5 जोड़े तब कटनी चाहिए, अभी नहीं कटनी चाहिए, पहले 5 जोड़े तब। तो यहाँ पर जोड़ने की बात की जाएगी तो यहाँ पे घटाया जाता है, और वहां पर घटाने की बात की जाएगी तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो यहाँ जोड़ने की बात की है जिसमें 5 जोड़े, तो यहाँ पे 5 घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मेरा 859, 859 यानी सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ये एकदम बेसिक है। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकाल के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे यदि देखो जिसमें 5 जोड़े, जोड़ने की बात की जाए तो घटाया जाता है, जब घटाने की बात की जाएगी तो जोड़ा जाएगा, ठीक है। बस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो आप समझ लो 100% पर तो उसने खरीदा, 15% लाभ पे बेच रहा था पहले, तो यानी 115 पे बेच रहा था, ठीक है। यदि वह उसे 18 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितना लाभ होता, 18% का लाभ होता, यानी 18% का लाभ होता, यानी 118 में बेचता वो, ठीक है। 18 रुपए अधिक में बेचता, यहां से यहां तक 18 रुपए का अंतर है। यदि वो 18 रुपए अधिक में बेचता तो वो 18% का लाभ होता, पहले 15% का हो रहा था, अब 18% का होता। तो ये यहां से यहां तक का कितना अंतर है, 3% का। तो 3% बराबर मेरा 18 है, तो इस चीज को काटो 1 से, तो 1% बराबर आ गया मेरा 6, 3 संख्या 18, 6। पूछा है तो वस्तु की लागत कीमत क्या है, यानी ये, तो 1% की वैल्यू 6 है, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 600। बस कुछ नहीं, बहुत ही आसान था, ओके। जिसको बिल्कुल नहीं आते उसके लिए मान लो, जिसको आता है वो दिखते ही कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणन में, 100 से बराबर है या 100 से कम। तो जो देखो सबसे स्टार्ट किया हमने कहां से, सबसे छोटी 3, 3 के गुणन यानी जो 3 के पहाड़े में आती है, 3, 6, 9, 12, 15 और 18 और 21, इसी प्रकार चलते जाएंगे। तो लास्ट में 100 से पहले क्या मिलेगा, 99, जो 3 से कटेगा, बस यही है 99, ठीक है। इससे 96 मिलेगा, इससे पहले 100 तो कटता नहीं है, तो यानी 1 से लेके 100 तक, ठीक है, 1 से लेके 100 तक, 100 के बराबर तक, ठीक है।
99 तक कटेगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें से क्या करूंगा, मैं 3 को कॉमन ले लूं। तो 3 को कॉमन लिया मैंने, 1 2 3 4 5 और इसी प्रकार यहाँ 33, ये 99 को काटूंगा 33 बचेगा, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला देखो, प्राकृतिक संख्याओं का योग सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1/2 होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला। तो हमें इनका योग निकालना है, 1 से लेकर 33 तक का योग निकालूंगा मैं, उसका 3 गुना कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का योग क्या है, देखो जो 3 के गुणे हैं उनका मुझे क्या निकालना है, 3 के गुणे हैं उनका योग निकालना। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का योग निकालूंगा, फिर इसका 3 कॉमन ले रखा है, 3 का गुणा कर दूंगा। तो देखो 3 मेरे पास अलग रखा है और इसका योग निकालना है मुझे। ये टोटल 33 संख्या है, n क्या है, जो लास्ट वाला नंबर है वो n है, ठीक है। तो n यानी 33 और एक जोड़ना है n में, तो यानी 34 डिवाइड बाई 2 यानी 17 बच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 17 × 51 और 17 × 51 और 5 56 हो गया, ठीक है। 17 × 51 और 17 × 51 और 5 56। अब ये 3 गुना करना है, ये तो सिर्फ इसका योग निकल गया। अब ये जो 3 कॉमन ले रखा है उसका मुझे मल्टीप्लाई और कर देना है। 3 और 3 संख्या 18, 3 पंजे 15, 16, 1683 आ गया मेरा, आ गया 1683, यानी ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही है। आ गया समझ में, नहीं आया बता दो। देखो यहाँ से यहाँ तक का योग मेरे पास निकल गया 561, तो इसका 3 गुना कर दूंगा मैं तो मेरा 1683, क्योंकि 3 मैंने कॉमन ले रखा तो मल्टीप्लाई तो करना ही था, तो 1683 सही आ गया। आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, वर्ग मीटर है, तो तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितनी मीटर होगी। तो वैसे देखो, आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर है, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये होता है, तो मैं इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखो ए की वैल्यू निकालनी है मुझे पहले, ठीक है। तो पहले ए की वैल्यू निकालते हैं, ए यानी भुजा। तो मैं ए स्क्वायर यहाँ लिखा रहने देता हूँ, ये √3/4 है, इसको मैं इधर ले जाऊं, √3 इंटू 4 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, ये इधर आ गया तो, है ना। तो √3 से √3 कटेगा, 9 चौके 36, ए स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 9 चौके 36। और जब मैं यहाँ से रूट हटाऊंगा तो इधर लगा दूंगा, यहाँ से मैं वर्ग हटाऊंगा तो इधर वर्गमूल लगा दूंगा, यहाँ से वर्ग हटाया वर्गमूल लग गया। तो ए बराबर मेरे पास क्या बच गया, 6 बच गया। यानी मेरे पास जो भुजा है, भुजा की लंबाई निकल गई 6 सेंटीमीटर, ओके। अब मुझे क्या करना था इसमें, अब मुझे करना है इसमें माध्यिका की लंबाई निकालनी। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका की लंबाई होती है √3/2a, ये होती है माध्यिका की लंबाई। तो √3/2 और a की वैल्यू मैंने निकाली है यहाँ पे 6, तो 6, तो इससे इसको काटा 3 बार, तो यहाँ आ गया मेरे पास 3√3 सेमी, ओके। तो यानी दूसरा आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो लाइक कर देना, आपको वीडियो कर दीजिए लाइक, एंड चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, ठीक है। और मिलते हैं कल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।